अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना लेक्चर शुरू करते हैं हम अगले पार्ट से। अच्छा, हम लोगों ने कल ये चीज़ सीखी थी कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म और जी ट्रांसफॉर्म को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम जी ट्रांसफॉर्म के में जो हम आर बनाते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो इसमें एक यूनिट सर्कल का रीजन होता है, ठीक है। और अगर हम इसके मैं एटलीस्ट 4 कॉर्नर जो हैं वो तो मार्क कर सकती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मेरे पास ये वाला रीजन है या ये सारे पॉइंट्स जी ट्रांसफॉर्म में जहाँ पे जी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म और जी ट्रांसफॉर्म बराबर होंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने थोड़ा सा इस तरह से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास जो जी ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है वो हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। और जी चूँकि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जी को हम लिख सकते हैं, अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो आर और ओमेगा उसका एंगल। और ये अगर मैं जी यहाँ पे प्लग इन करूँ तो ये मेरे पास आर ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा की पावर माइनस एन, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो विच इज़ इक्वलेंट टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन बन रहा है, इसको हम कह सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आर रेज़्ड टू पावर माइनस एन इंटू एक्स ऑफ एन। और ये इक्वलेंट होगा जी ट्रांसफॉर्म के, ठीक है। और अगर आर जो है वो 1 के बराबर हो जाए, if when r becomes equal to 1, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन becomes equal to जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें किसी और पॉइंट के ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना, तो फिर हमें मिसाल के तौर पे वन सच पॉइंट, ठीक है। सिंस दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट जी का मॉड इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो भी मैग्नीट्यूड बनेगा, आर की जो भी वैल्यू बनेगी, वो हमें मल्टीप्लाई करके एक्स ऑफ एन के साथ फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, विच वी यूजली डोंट डू, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो हमेशा हम फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि सिर्फ स्टेबल सिक्वेंस या सिस्टम्स के लिए निकलता है। फिर हमें पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इस पॉइंट, ये जो आर की जो भी वैल्यू है, उसको जब हम एक्स ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेबल सिग्नल निकलता भी है कि नहीं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसलिए फिर हम यूजुअली फोरियर ट्रांसफॉर्म जी की वैल्यू 1, जी का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू जब 1 होती है तो उन्हीं पॉइंट्स के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करते हैं। अच्छा जी, ओके, ये भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में देखा था कल कि एक किस तरह से गिवन फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, उसका जी ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने पहले निकालना सीखा था चैप्टर नंबर 3 में। और ये हमारे पास उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास पोल ज़ीरो प्लॉट में को मतलब मद्देनज़र रखते हुए सिग्नल जहाँ जहाँ पे ज़ीरो है हमें वो नज़र आ रहा है, और सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ज़ीरो सिचुएटेड है, क्योंकि ज़ीरोस वो सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एक्सोसी ज़ीरो हो जाता है। और पोल्स हमारे पास जो कि सेंटर में एल नंबर ऑफ पोल्स हैं, बल्कि एल माइनस वन नंबर ऑफ पोल्स हैं। तो अगर आप देखो तो सेंटर में या जी इज इक्वल टू ज़ीरो की तरफ जो जी एक्स ऑफ जी है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, और ये हमारे पास इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बनता है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसमें सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी अपनी आसानी के लिए बनाई गई हैं, या देखा गया है कि सिग्नल अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन टाइम डोमेन में हो तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी फोरियर उसके ऊपर अप्लाई करके जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल निकालते हैं तो उसमें हम किस तरह की प्रॉपर्टीज़ एक्सपेक्ट करेंगे। इससे थोड़ी सी फिर आसानी ये हो जाती है कि हमें हर दफ़ा कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ती है। व्हेन वी नो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम डोमेन सिग्नल, वी आल्सो नो कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी देयर इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। तो फिर हमें बगैर कंप्यूटेशन के काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन
मिल जाती है। अच्छा, अब इस कंप्यूटेशन के लिए कुछ assumptions की जाती हैं और वो assumptions मतलब मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं बेसिकली जो कि हमें इस स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहे हैं। मसलन हम जब ये सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वी वुड यूज़ जैसे इक्वेशन ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसलिए हम इसको उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में स्प्लिट करके यूज़ करेंगे। और इसी तरह से हम एक्स ऑफ एन को भी यूज़ करेंगे उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ। अच्छा, अब यू माइट बी कंफ्यूज्ड है कि एक्स ऑफ एन हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल जो है वो कैसे कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हम टाइम डोमेन सिग्नल कम अज़ कम जो अभी तक हम लोगों ने कंसिडर किया ना, इट वाज ऑलवेज अ रियल सिग्नल या रियल वैल्यूड सिग्नल। लेकिन हम जब इस तरह की सिचुएशंस कंसिडर करते हैं जैसे ओएफडीएम ट्रांसमिशन, आप लोगों ने शायद ओएफडीएम का नाम सुना होगा, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग। ये एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल कॉम्प्लेक्स कंसिडर होता है। तो देयर कैन बी अदर सच एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल इन मेडिकल डेटा, तो हम वहाँ पर हमें सिग्नलों को कॉम्प्लेक्स कंसिडर करना पड़ता है। तो हम मतलब उसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये लेंगे जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे लिखी हुई है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू रियल वैल्यू प्लस इमेजिनरी वैल्यू। लेकिन अगर हम यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो कर देंगे तो वो हमारे पास एक स्पेशल केस बन जाएगा जहाँ पे सिग्नल सिर्फ रियल वैल्यूड होगा। ओके, तो इसलिए अच्छा, ये जो है ना एक्स ओमेगा और एक्स ऑफ एन, इनकी तो इक्वेशंस हम समझ आती हैं। जो बाकी दरमियान में दो इक्वेशंस लिखी है ना, ये मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से लिखी गई हैं। ओके, आई शुड हैव यूज्ड दिस स्लाइड फर्स्ट। अच्छा, तो ये मेरे पास एक्स ऑफ एन की इक्वेशन है जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स ओमेगा की इक्वेशन है अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये मेरे पास एक्स ऑफ ओमेगा की डी टी एफ टी की इक्वेशन है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्स ऑफ एन को प्लग इन किया गया है और इस तरह से जो मेरे पास ई रेज़ टू पावर माइनस जी ओमेगा एन है, इसको मैं एक्सपैंड कर सकती हूँ आइडेंटिटी के थ्रू। तो ई रेज़ टू पावर माइनस जी ओमेगा एन को मैंने लिख दिया कॉस ओमेगा एन माइनस जे साइन ओमेगा एन, और ये मेरे पास फिर डी टी एफ टी की जो इक्वेशन है एक्सपैंड होकर कुछ इस तरह से आ गई है। ठीक है, एक दफ़ा हम फिर से देख लेते हैं। डी टी एफ टी की इक्वेशन में दो टर्म्स है मेरे पास, एक्स ऑफ एन और ई रेज़ टू पावर माइनस जी ओमेगा एन। एक्स ऑफ एन की जगह हम लोगों ने ये प्लग इन किया, ये जो मेरे पास ऊपर एक जनरलाइज्ड इक्वेशन एक्स ऑफ एन की, और ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा एन की जगह हम लोगों ने आइलर आइडेंटिटी का फॉर्मूला पुट किया विच वुड बी कॉस ओमेगा एन माइनस जे साइन ओमेगा एन। तो मेरे पास डी टी एफ टी खुल खुला के थोड़ा सा इस तरह की क्वेश्चन इसकी बन गई है। अच्छा, तो अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये जो मेरे पास बिल्कुल लास्ट एक क्वेश्चन आई है कि इसमें हम लोगों ने फिर इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर लिए हैं और रियल पार्ट्स अलग कर लिए हैं। तो अब हम ये जो रियल पार्ट्स हैं इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ रियल पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा। ठीक है, और ये जो मेरे पास पार्ट आया था आई कैन से दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा। ठीक है, ओके। और बिल्कुल यही हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्निक इन्वर्स डी टी एफ टी की क्वेश्चन में। यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है लेकिन यू कैन डू दैट। इन्वर्स डी टी एफ टी की जो इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह का सिग्नल होता है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1/2 माइनस पाई से पाई एक्स ऑफ ओमेगा ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा एन डी ऑफ ओमेगा। तो अब आप यहाँ पे एक्स ऑफ ओमेगा को प्लग इन कर सकते हो विच वुड बी इक्वलेंट टू एक्स आर ओमेगा प्लस जे एक्स इमेजिनरी ऑफ ओमेगा, और ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा इनकी जगह प्लग इन हो सकता है कॉस ओमेगा एन प्लस जे साइन ओमेगा एन, क्योंकि अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये वाला पॉजिटिव यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जब दोनों इक्वेशंस आप यहाँ पे प्लग इन करोगे तो उसके बाद आप इसको जब और ये इक्वेशन जब एक्सपैंड हो जाएगी तो ये भी एक्सप्रेसिबल होगी इस फॉर्म में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम फिर टाइम डोमेन सिग्नल का जो रियल पार्ट है उसको हम इस तरह से लिखेंगे जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और टाइम डोमेन सिग्नल के ही इमेजिनरी पार्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये 3-4 जो टर्म्स आ गई हैं तो इससे अब हमने लोगों ने कुछ नतीजे अखज़ करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मसलन हम लोग एक जो केस लेते हैं वो ये है कि लेट सपोज हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल है दैट इज़ रियल वैल्यूड सिग्नल। ठीक है, ओके, रियल वैल्यूड का मतलब ये है कि इसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा और इसका रियल पार्ट ज़ीरो होगा। अच्छा, लेट मी जस्ट स्टॉप हियर एंड टेल यू वंस अगेन कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हम लोगों ने बेसिकली किया यूँ है कि हम टाइम डोमेन सिग्नल और
फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल, इन दोनों की तरह जनरलाइज्ड फॉर्म्स देख रहे हैं। उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लोगों ने अलग कर लिए। टाइम डोमेन सिग्नल में भी हम रियल इमेजिनरी अलग करके देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी रियल और इमेजिनरी अलग करके देख रहे हैं, ठीक है। अब हम टाइम डोमेन सिग्नल को पर्टिकुलर करते जाएंगे। पर्टिकुलर का मतलब ये है कि पहले हम देखेंगे कि वो रियल होगा तो कैसा होगा, वो ऑड होगा तो कैसा होगा, वो इवन होगा तो कैसा होगा, और फिर हम रिजल्ट्स देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें फिर क्या कैसा सिग्नल मिलता है, उसका इम्पैक्ट क्या आता है, और फिर हम जनरलाइज कर लेंगे कि ओके इसका मतलब ये है कि जब भी टाइम डोमेन सिग्नल हुआ फ्रीक्वेंसी डोमेन हमें एक पर्टिकुलर उसकी शक्ल सूरत होगी। अच्छा रियल सिग्नल रियल के साथ अगर ऑड हुआ, अच्छा इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल हमेशा ऐसा ही होगा, एंड सो ऑन। तो इसमें टोटल 4 केसेस हैं जो हम एक एक करके कंसिडर करेंगे। एक मैं डिटेल से करूँगी डिस्कस, और बाकी 3 को आपने देखना है। मसलन अगर मेरे पास टाइम डोमेन सिग्नल रियल वैल्यूड हो, जिसका मतलब ये है कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ टाइम डोमेन का रियल पार्ट बचेगा, तो एक्स ऑफ एन वुड बी इक्वल टू एक्स रियल एन। और अगर मैं अब DTFT का रियल पार्ट देखूँ, ये मेरे पास इक्वेशन जो है यहाँ पे लिखी हुई है, ये डिराइव की थी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में, ये एक्स आर ओमेगा, ठीक है। और चूंकि एक्स आई एन इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास ये पार्ट 0 हो गया। और इसी तरह से एक्स आई ओमेगा की मैं अगर मैं बात करूँ, तो चूंकि एक्स टाइम डोमेन का जो इमेजिनरी पार्ट है, सिंस इट इज़ इक्वल टू 0, तो मेरे पास ये वाला ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है 0 हो जाएगा। अच्छा अब इस इक्वेशन में मेरे पास ये लेफ्ट ओवर पार्ट बचा। इट इज़ एन इवन सिग्नल। हाउ इट इज़ एन इवन सिग्नल? बिकॉज आई नो फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 आई गेस कि हम लोगों ने वहाँ पे इवन सिग्नल की एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, वो ये थी कि इवन सिग्नल करेक्टरिस्टिक फिल करता है। तो एक्स ऑफ माइनस एन को अगर हम देखें तो वो एक्स ऑफ एन के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर सिग्नल लेट सपोज मैं इसका इन्वेलप बना रही हूँ कि अगर इस सिग्नल मेरे पास इस तरह का है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ पे इसका मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन मीन्स। अच्छा तो यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारे पास, ये जो वेरिएबल है दैट इज ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा को अगर मैं इस इक्वेशन में माइनस ओमेगा और यहाँ पे भी माइनस ओमेगा पुट करूँ, तो मुझे पता है कि कॉज माइनस ओमेगा एन इज इक्वल टू कॉज ओमेगा एन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स आर ओमेगा होगा, एक्स आर माइनस ओमेगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स आर ऑफ ओमेगा। तो ये जो रियल पार्ट ऑफ DTFT सिग्नल है, दैट वुड बी एन इवन सिग्नल व्हेनेवर टाइम डोमेन सिग्नल विल बी रियल वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह से DTFT का अगर मैं इमेजिनरी पार्ट देखूँ, तो आई वुड कम टू नो कि इट विल ऑलवेज बी एन ऑड सिग्नल। प्लीज़ सी कि आपको ये पता चले कि क्यों ऑड सिग्नल है। आप ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा पुट करो, मतलब दोनों जगह पे इक्वेशन में, जैसे एक एक्स आई ओमेगा इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन में दोनों साइड पे ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा पुट करो, और फिर देखो कि क्या रिलेशनशिप बनता है। इट मस्ट बी एन ऑड सिग्नल। अच्छा अब हम जब ये एक्स आर ओमेगा और एक्स आई ओमेगा को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने का मतलब ये है कि मेरे पास ये इक्वेशन है जनरल, ठीक है। और अगर मैं इस वाली इक्वेशन में ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा लिखूं, ठीक है, यानी कि एक्स ऑफ माइनस ओमेगा एक्स आर माइनस ओमेगा प्लस जे, ठीक है। मैंने इक्वेशन में हर जगह ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा लिख दिया, लेफ्ट और राइट साइड दोनों में। अच्छा अब ये जो मैंने ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करके देखी थी, नॉट कैलकुलेशंस, डेरिवेशंस, तो कुछ हमें इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। ओके एंड आई कैन से या आई कैन सी कि एक्स में माइनस ओमेगा जब मैंने प्लग इन किया, तो बेसिकली जो मुझे एक्स ओमेगा का कॉन्जुगेट यहाँ पे मिला है, ठीक है ना। अच्छा whenever this property fulfills तो इसे हम कहते हैं हमीशन सिमेट्री फॉलो हुई है, ठीक है। हमीशन प्रॉपर्टी से कहते हैं। अच्छा और हमीशन प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि हमारे पास जो रियल पार्ट है वो एक इमेजिनरी सिग्नल बनेगा, सॉरी
रियल पार्ट हमारे पास इवन सिग्नल बनेगा और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास जो है वो ऑड सिग्नल बनेगा, तब हम ये वाली सिचुएशन जो है फुलफिल होती है। और इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है दैट विल ऑलवेज बी एन इवन सिग्नल और फेस प्लॉट विल ऑलवेज बी एन ऑड सिग्नल। अच्छा, ये हमें अब किस तरह से पता लगा? ये हमें इस तरह से पता लगा कि हम अगर एक्स ओमेगा को, ये जो एक्स ओमेगा की मैंने इक्वेशन लिखी है कि मैं दोनों तरफ मॉड लगाऊं, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस एक्स आई ओमेगा, बल्कि नहीं, इसको इस तरह से ही ठीक है, का अंडर रूट, ठीक है। और अगर मैं एक्स माइनस ओमेगा का मॉड दूँ तो मेरे पास यही वाली इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मॉड निकालने का यही तरीका है, ठीक है। और एक्स आई माइनस ओमेगा, अब एक्स आई माइनस ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू एक्स आर ओमेगा, एक्स आई माइनस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा, लेकिन वो स्क्वायर की वजह से माइनस जो है साइन उसका अफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ये देख सकती हूँ कि एक्स ओमेगा का जो मॉड है इट इज़ इक्वल टू दिस मॉड, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड प्लॉट जो है इट इज़ एन इवन प्लॉट या इवन सिग्नल, लेकिन जो फेस प्लॉट है दैट विल बी एन ऑड सिग्नल। फेस प्लॉट आपको शायद थोड़ा सा याद हो कि मेरे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इससे हम फेस प्लॉट कैसे निकालते हैं। फेस प्लॉट डिटर्मिन किया जाता है, या फेस की जो इक्वेशन है वो मेरे पास निकलती है इस तरह से कि tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, एक्स आई ओमेगा डिवाइडेड बाय एक्स आर ओमेगा, मतलब tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है। मेरे पास फेज इस तरह से निकलेगा। और अगर हमें इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह हर जगह माइनस ओमेगा प्लग इन कर दूँ तो यू विल सी के फेस प्लॉट आपके पास एक ऑड सिग्नल बन जाएगा। प्लीज़ ट्राई, ताकि आपको पता चले कि ये वाकई में ऑड सिग्नल बनता है। अच्छा, और जो टाइम डोमेन सिग्नल है ना, उसको मतलब अगर हमारे पास लेट सपोज कि एक्स आर ओमेगा और एक्स आई ओमेगा की इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, डी टी एफ टी सिग्नल इटसेल्फ नहीं है, लेकिन अगर लेट सपोज कि उसका इमेजिनरी का पार्ट और उसके जो रियल पार्ट है उस तरह से मौजूद है मेरे पास इक्वेशन, तो उसको इस इक्वेशन में प्लग इन करके जो बिल्कुल इस स्लाइड के ऊपर लास्ट इक्वेशन लिखी नज़र आ रही है हमें, हम एक्स ऑफ एन निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस इक्वेशन में बेसिकली हम लोगों ने किया क्योंकि इंस्टेड ऑफ माइनस पाई से पाई हम सिर्फ ज़ीरो से पाई तक जा रहे हैं, और ज़ीरो से पाई करके हम लोगों ने बेसिकली क्योंकि सिग्नल जैसा पॉजिटिव साइड पे है, पॉजिटिव साइड का मतलब ये है कि सिग्नल जैसा मेरे पास मिसाल के तौर पे ज़ीरो से लेकर पाई तक है, वैसा ही सिग्नल चूँकि मेरे पास ज़ीरो से लेकर माइनस पाई तक बनेगा। तो दैट इज़ वाई आई कैन स्किप दिस पार्ट ड्यूरिंग माई कंप्यूटेशन। तो मैं यूँ भी कर सकती हूँ कि मैं सिर्फ ज़ीरो से लेकर पाई तक कंसिडर करूँ और ओवरऑल सिग्नल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अच्छा जी, ओके। तो हम लोगों ने बेसिकली ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशंस यहाँ पे देखनी थी। इसमें जो टेक अवे मैसेज आपका ज़रूर इस स्लाइड के ऊपर होना चाहिए वो ये कि व्हेनेवर टाइम डोमेन सिग्नल्स विल बी रियल वैल्यूड, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है वो हमेशा इवन होगा, और जो फेस प्लॉट है दैट विल ऑलवेज बी ऑड इन नेचर। इसलिए हम आगे देखेंगे कि जब हम जहाँ पे भी फ़िल्टर डिज़ाइनिंग या सिस्टम डिज़ाइनिंग की बात करेंगे तो हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर सिर्फ पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज़ के लिए प्लॉट बना हो। मसलन अगर सिर्फ ज़ीरो से पाई तक प्लॉट बना हो ना, तो हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज जो पूरी प्रिंसिपल रेंज है दैट इज़ माइनस पाई टू पाई, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल हो तो हमें सिग्नल का अंदाज़ा होता है, लेकिन इस केस का मतलब ये है कि रियल वैल्यूड टाइम डोमेन सिग्नल इस केस में, चूंकि स्पेक्ट्रम जो है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम विल ऑलवेज बी
इवन इन नेचर, दैट इज़ वाई अगर मेरे पास ज़ीरो ज़ीरो से पाई की इन्फॉर्मेशन भी है तो दैट इज़ सफिशेंट, क्योंकि जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो मिरर इमेज के तौर पे बन जाएगी। ओके, तो ये हम लोगों ने ना ये बेसिकली अंडरस्टैंड करना था या ये समझना था, जिसकी वजह से हम लोगों ने इस स्लाइड पर ज़्यादा टाइम लगाया है। बाकी आगे जो स्लाइड है उसमें फिर ये चीज़ थोड़ी सी और जनरलाइज़ की है कि रियल एंड इवन सिग्नल्स अगर हो तो टाइम डोमेन सिग्नल को हम किस तरह का अज्यूम करेंगे, और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल कैसे बनेगा उससे। रियल एंड ऑड हो तब टाइम डोमेन में क्या होता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, और इवेंचुअली अगर हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल इमेजिनरी हो, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि ओएफडीएम सिग्नल्स हम इमेजिनरी सिग्नल्स, वहाँ पे हम टाइम डोमेन सिग्नल्स इमेजिनरी अज्यूम करते हैं। आई मीन देयर एग्जिस्ट सच सिनेरियोज, तो वहाँ पे हम फिर सिग्नल को कैसा कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, आगे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको भी हम थोड़ा सा जल्दी से स्किम करते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म पढ़ते हुए भी एग्जैक्टली यही वाली प्रॉपर्टीज़ देखी थी। जो प्रॉपर्टीज़ जी ट्रांसफॉर्म के ऊपर एप्लीकेबल हैं वही हमारे पास यहाँ डीटीएफटी के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं। मसलन ये है कि हम दो सिग्नल्स का अगर अलग अलग ट्रांसफॉर्म लेके इनको एड अप करें तो इट विल बी इक्वल टू देयर टाइम डोमेन समेशन। और ये हमारे पास सिग्नल है फ्रीक्वेंसी फोरी, जिसका हम फोरी ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि ये टाइम डोमेन सिग्नल जो है ये इसको हम किस तरह इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, एक्स ऑफ एन हमें गिवन है ए रेज़ टू पावर एन का मॉड, और यू ऑफ एन वी नो कि जो मॉड होता है ना बेसिकली उसको अगर हमने खोलना हो तो हमें एन की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो मॉड ऑफ एन इज इक्वल टू एन वेन एवर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और मॉड ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस एन वेन एवर एन वुड बी लेसर देन ज़ीरो। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब क्या है, बिकॉज मॉड का मतलब पॉजिटिव होता है ना, तो अगर हमने नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए एन को कंसिडर करना तो हम बाहर एक माइनस का साइन लगाएंगे, ताकि एन की अपनी वैल्यू जब भी नेगेटिव हम प्लग इन करें तो वो बाहर का जो माइनस है वो उसकी वैल्यू को पॉजिटिव कर दे। तो एन के मॉड को हम इस तरह से खोलते हैं। तो ये जो मेरे पास ऊपर एक्स ऑफ एन की क्वेश्चन है ये लिखी जाएगी ए रेज टू पावर एन into u of n। इसके साथ u of n होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। Let me confirm this from book and get back to this question. Okay, मैंने एक यहाँ पर टाइपो मिस्टेक की थी जो कि इसको मैंने अब ठीक कर दिया है। ये बुक की एग्जांपल 4.4.3 थी और मैंने इसको मिस्टेकनली इस तरह से लिख दिया था कि ये यू ऑफ एन यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब ये मैंने गलती से लिखा था, इट शुड नॉट बी हियर, क्योंकि इसी से मुझे कन्फ्यूजन हुई थी कि अगर हम एन की लेसर वैल्यूज़ कंसिडर कर रहे हैं तो ये यू ऑफ एन तो इसको होने नहीं देगा। अच्छा, तो इसको मैं यहाँ से मिटा रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। और अच्छा, और यहाँ से भी सारे मिट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का सिग्नल बनेगा, लेकिन ये अगर टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वैलिड है। मतलब ये वाला जो मेरे पास सिग्नल है ये वैलिड है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और जो ये वाला सिग्नल है दिस विल बी वैलिड फ्रॉम n लेसर देन और इक्वल टू -1। तो अब हम इन दोनों सिग्नल्स को अलग अलग कंसिडर करके इनके अलग अलग ट्रांसफॉर्म्स निकालेंगे और फिर हम इनको एड अप कर लेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है आई कैन कॉल कि ये x1n है, ये x2n है, और लीनियरिटी की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है। अच्छा, आप लोगों ने करना यूँ है कि इनके अलग अलग ट्रांसफॉर्म्स निकाल के फिर आप इनको एड अप करना है। यू मस्ट गेट दिस आंसर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है।
अच्छा, ओके, टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जिस तरह से हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल एक्स ऑफ एन है जिसका ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा होगा, तो शिफ्टेड सिग्नल एक्स ऑफ एन माइनस ए का ट्रांसफॉर्म हम इस तरह से निकालेंगे कि हम एक्स ऑफ ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ई रेज़ टू पावर माइनस जी ओमेगा के। दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू फेज शिफ्ट, ठीक है, क्योंकि हाँ जी, इनके इसमें जो शिफ्ट है, मतलब जो बेसिकली ई की जो पावर में जो कुछ लिखा हुआ है वो फेज़ के तौर पे एक्ट होगा। अच्छा, ये हम लोग ज़रा नीचे भी देख सकते हैं, नीचे थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि फेज़ शिफ्ट कैसे है। ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा के इंटू एक्स ऑफ ओमेगा का बेसिकली मतलब ये है कि एक्स ऑफ ओमेगा चूँकि इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको हम अगर पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो इस तरह से लिखा जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड उसका फेज़। और फेज़ को यूजुअली लिखने का तरीका ये होता है कि ये जो एंगल ऑफ एक्स ओमेगा इट इज़ इक्वल टू बी रिटन एज ई रेज़ टू पावर जे और एंगल ऑफ एक्स ओमेगा। और अब चूँकि हमारे पास दो टर्म्स आ गए हैं ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा के साथ एक ये वाली और ये जो पहले मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो उसका एंगल है, सॉरी ये तो उसकी उसका उसका अपना फेज़ है, तो ये जो है ये वाली जो टर्म है ये इसने फेज़ शिफ्ट के तौर पे कंट्रीब्यूट करेगी। अच्छा, अब ये सिग्नल जो हमारे पास लिखा हुआ है इसके ऊपर बेसिकली हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो अच्छा, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए ना हमें थोड़ा-सा इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, वो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि हम कैसे करेंगे। और ये थोड़ी ज़रूरी चीज़ इसलिए है ताकि इस तरह की कोई एग्ज़ाम्पल आए तो आप उसको सॉल्व कर सको। जो हमारे पास ये वाला सिग्नल है ए रेज़ टू पावर एन यू ऑफ एन, इसका ट्रांसफॉर्म इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट, ये टेबल भी अवेलेबल होता है। ये हो जाएगा ए ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो ये वाला सिग्नल है ना ए रेज़ टू पावर एन यू ऑफ एन माइनस एम, इसमें अगर आप नोट करो तो दो जगह हमारे पास एन है, यहाँ पर और इधर, लेकिन टाइम शिफ्ट एक ही जगह है। तो अगर हमने टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगानी है ना, तो जितनी भी जगह पे एन आएगा टाइम शिफ्ट उसमें सेम होना चाहिए। तो मुझे इसको थोड़ा-सा ठीक करना पड़ेगा पहले। एन माइनस एम प्लस एम और यू ऑफ एन माइनस एम प्लस एम हम बाहर लिख सकते हैं इस तरह से, और ये मेरे पास बन जाएगा ए रेज़ टू पावर एन माइनस एम यू ऑफ एन माइनस एम। तो ये जो है अब यू कैन सी कि ये एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया। एम की कांस्टेंट वैल्यू तो ए रेज़ टू पावर एम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और बाकी जो लेफ्ट ओवर सिग्नल है उसके ऊपर अब टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लग सकती है। तो अब अगर हम इसके ऊपर टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगाएं तो ए रेज़ टू पावर एम मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 माइनस ए रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा। ये तो ये वाला ट्रांसफॉर्म हमारे पास आ गया, और इसके साथ हमारे पास आएगा ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा एम, क्योंकि यहाँ पे एम का शिफ्ट है। तो ये मेरे पास ए रेज़ टू पावर एन यू ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म है, और ये जो सारा मेरे पास है ये मेरे पास ए रेज़ टू पावर एन इंटू यू ऑफ एन माइनस एम का ट्रांसफॉर्म है। इन दोनों को हम एडअप करेंगे ताकि हमें रिक्वायर्ड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म मिले। अच्छा, इसी तरह से टाइम रिवर्सल में अगर हम किसी सिग्नल एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा निकालते हैं, तो एक्स ऑफ माइनस एन का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ माइनस ओमेगा होगा। इस कन्वोल्यूशन थ्योरम हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कहते हैं कि दो सिग्नल्स अगर कन्वॉल्व हो रहे हों तो ये मेरे पास स्क्रीन पूरी अपीयर नहीं हो रही, आप लोग इसको प्लीज़ अपने साथ ना मोबाइल पे या कहीं ओके, नाउ इट्स बेटर। अच्छा, दो सिग्नल्स अगर कन्वॉल्व हो रही हो टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनके जो रिस्पेक्टिव डीटीएफटीज़ हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, और ये चीज़ हम लोगों ने जी ट्रांसफॉर्म पढ़ते हुए भी देखी थी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जिस तरह से हम लोगों ने कहा कि टाइम डोमेन में जो शिफ्ट है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से अगर हमारे पास डीटीएफटी सिग्नल जो है वो शिफ्ट हो जाए तो टाइम डोमेन में एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर
टाइम डोमेन में हम एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं सिग्नल को, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है वो उसमें शिफ्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसको दोनों तरीक़ों से इंटरप्रेट किया जा सकता है। सिर्फ आपने ख़्याल ये रखना है कि जो टाइम शिफ्ट है ना, अगर इसमें एक्स ऑफ माइनस किया है तो ये माइनस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट है एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो ये वाला माइनस जो है ना, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता। अच्छा, और इसी तरह से मॉड्यूलेशन हम लोगों ने ये थोड़ा-सा अंडरग्रेड में पढ़ा होगा कि एक्स ऑफ एन का अगर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, तो एक्स ऑफ एन के साथ अगर एक कोसाइन सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाए तो वो बेसिकली स्पेक्ट्रम को शिफ्ट कर देता है। और कहाँ कितना शिफ्ट उसमें इंट्रोड्यूस होता है, वो उसका जो सेंटर है, न्यू सेंटर ऑफ द सिग्नल बिकम्स इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो अब जो मेरे पास जो एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय कॉज ओमेगा नॉट का स्पेक्ट्रम है, वो शिफ्ट होके बेसिकली दो मुझे मिलेंगे सिग्नल्स, बिकॉज कॉज ओमेगा नॉट में दो इम्पल्सेस होती हैं, एक ओमेगा नॉट के ऊपर, एक माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर। तो अब ये जो शिफ्टेड सिग्नल है वो भी ओमेगा नॉट और माइनस ओमेगा नॉट के शिफ्ट के साथ बनेगा। और इस जैसे डिफ्रेंसिएशन प्रॉपर्टी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, मेरे पास एक्स ऑफ एन अगर एक्स ऑफ ओमेगा के बराबर है डी टी एफ टी सिग्नल की टर्म्स में, तो अगर मैं एक्स ऑफ एन के साथ एन मल्टीप्लाई करूँ, तो जो नतीजतन फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल मुझे मिलता है वो डिफ्रेंशिएट होगी और जे के साथ मल्टीप्लाई होकर मिलता है। अच्छा, ये है मेरे पास एक फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करने के लिए मुझे एक्स ऑफ एन दिया हुआ है। इसको भी ना हमें थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा कि ये एक्सपेंड होके क्या बनेगा, या हम इसको थोड़ा सा अगर खोल लेना तो हमें आसानी होगी। अच्छा जी, n+1 मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू पावर n और u ऑफ n, तो ये मेरे पास बनेगा n समथिंग लाइक दिस। तो मैं इसका ट्रांसफॉर्म अलग कंप्यूट करूँगी, इसका अलग, और फिर दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और फाइनली पार्सेवल थ्योरम, ये हम लोगों ने कई दफ़ा देखा हुआ है कि मेरे पास एक फिनिट ड्यूरेशन टाइम डोमेन सिग्नल एक्स ऑफ एन की एनर्जी इस तरह से निकाली जा सकती है। टाइम डोमेन सैंपल्स की अवेलेबिलिटी अगर है हमारे पास, तो हम एनर्जी इस तरह से निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास जीटीएफटी सिग्नल मौजूद है तो फिर एनर्जी इस तरह से निकलेगी। और ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, हम इसे करके देख लेते हैं। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि हम ये पांचों पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग कैसे करेंगे, लेकिन आपने उसके फाइनल आंसर तक खुद पहुँचना है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक्स ऑफ एन गिवन है फ्रॉम -6 से लेकर 2 तक, एक नॉन कॉजल सिग्नल है फिनिट ड्यूरेशन का, तो मुझे एक्स ऑफ 0 निकालना है। अच्छा, तो हम यहाँ पे पहले पार्ट के लिए जो इस्तेमाल करेंगे फार्मूला, दैट विल बी एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ n ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा n, ये जनरल फार्मूला है। और पर्टिकुलर फार्मूला मेरे पास आ गया n इज इक्वल टू -6 से 2 एक्स ऑफ n ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा n। मैं एक्स ऑफ 0 निकालना चाह रही हूँ, तो ओमेगा को मैं 0 पुट करूँगी इस इक्वेशन में। तो एक्स ऑफ 0 n इज इक्वल टू -6 से 2 एक्स ऑफ n ई रेज़ टू पावर 0, ठीक है। अब अगर आप नोट करो तो आपके पास जो लेफ्ट ओवर स्टफ बचता है वो ये है कि आपने एक्स ऑफ एन को के सारे सैंपल्स को ऐड अप करना है, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाला पार्ट समझ आ जाता है, हो गया, तो अगला पार्ट भी हो जाना चाहिए। उसमें आपने ओमेगा को दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ पाई के बराबर पुट करना है। अच्छा, पार्ट उस पार्ट को मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा है। अच्छा, अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में अगर आप देखो तो जो इक्वेशन मेरे पास इस्तेमाल हो रही है वो इन्वर्स टीटीएफटी की इक्वेशन है। एक्स ऑफ ओमेगा ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा एन डी ऑफ ओमेगा। जो चीज़ें इसमें नहीं है पहले हम ज़रा उसको निकालें, और ये मेरे पास बच गया। अब मैं अगर इस इक्वेशन में दोनों तरफ n की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो ये मेरे पास बच गया, और यही चीज़ मुझे निकालनी भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
एक्स ऑफ ओमेगा का अंडर रूट, सॉरी नॉट अंडर रूट, मॉड, इसके लिए मेरे पास पार्सेवल्स थ्योरम लगेगा। अच्छा, इसके लिए डू आई नीड टू फाइंड आउट एनर्जी और नॉट? मिनट, अच्छा ठीक है। हाँ, पहले हमें टाइम डोमेन जो सिग्नल है ना उसको देकर एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और बिकॉज दिस इज कंप्यूटेबल, और जब हम इस एनर्जी को, ठीक है, इसकी एक हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, लेट मी कॉल इट ई ऑफ एक्स, ठीक है, और उसको फिर हम इसके बराबर रख देंगे, माइनस पाई से पाई एक्स ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है। एक, मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दूँ ताकि आप इसको फिगर आउट कर सको। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एनर्जी कंप्यूट हम लोगों ने करना सीखा था पहले, और इसको हम जब इसी क्वेश्चन के बराबर रखेंगे तो देन आई वुड नीड टू मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पाई विद बोथ साइड्स, ताकि 2 पाई यहाँ से ख़त्म हो जाए, यहाँ पे 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाए, और ये चीज़ मेरे पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए जो कि नीचे गिवन भी है। अच्छा, और फाइनली ये जो मेरे पास पार्ट है, इसको, इसमें दो चीज़ें बेसिकली अप्लाई हुई हैं, अगर आप नोट करो। एक तो पार्सेवल थ्योरम तो है, ठीक है, वो तो मॉड के साथ जो स्क्वायर लगा हुआ है ना वो इसमें भी मौजूद है, लेकिन साथ इसके डी डी पॉइंट डी ओमेगा यानी कि डिफ्रेंसिएशन इसकी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरे पास ये लेफ़्ट साइड होगी ना वो कुछ चेंज होके इस तरह से हो जाएगी, दैट यू कैन सी कि किस तरह से हुआ है, ठीक है। अच्छा, नहीं, ये यहाँ पर एक चीज़ कम है, यहाँ पर डी अपॉन डी ओमेगा होना चाहिए, बल्कि इस डी अपॉन डी ओमेगा की वजह से ही ये वाला एन जो है यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये वाली आप कंप्यूटेशन कर लोगे और फिर साथ 2 पाई मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इस टर्म का आंसर आ जाएगा जो कि मेरे पास यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम लोगों ने बेसिकली इस चैप्टर में DTFT करना सीखा है। DTFT का मतलब ये है कि हम लोगों ने टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाना और फ्रीक्वेंसी से टाइम डोमेन में लाना, और टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को थोड़ा सा एनालाइज किया उनकी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, ठीक है। तो दिस वाज ऑल चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 5 में हम थोड़ा सा अब सिस्टम्स के हवाले से पढ़ेंगे, और हम ये देखेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स सिस्टम्स के इनपुट पे दिए जाते हैं तो सिस्टम कैसे बिहेव करता है, हम उसकी आउटपुट कैसे डिटरमिन करते हैं, और उसको जो एक ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है कि वो ये है कि सिस्टम्स को एनालाइज कैसे करते हैं। अच्छा जी, तो जो हमारा पहला टॉपिक है ना दैट इज़ के रिस्पॉन्स टू कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एंड साइनोसॉइडल सिग्नल। एक नया तरीके से हम सिस्टम को डिफ़ाइन करना सीखेंगे। पहले हम लोगों ने सिस्टम की डेफिनेशन के लिए
डिफरेंस इक्वेशन यूज़ की है, इम्पल्स रिस्पॉन्स यूज़ किया है, और इसी तरह से हम लोगों ने सिस्टम फंक्शन भी यूज़ किया है, यानी कि एच ऑफ जी। अभी एच ऑफ जी से मिलती जुलती चीज़ है, वी कॉल इट एच ऑफ ओमेगा, लेकिन एच ऑफ जी में हमें एटलीस्ट वी डोंट नो कि सिस्टम को हम किस डोमेन में देख रहे हैं। वी नो कि इट्स नॉट टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन, देयर इज ऑल टुगेदर अ न्यू डोमेन, लेकिन उसका ऐसा कोई नाम नहीं है। अभी हम तो जब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो हम सिस्टम को उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंसिडर करके फिर एनालाइज करेंगे। तो ये हमारे पास कॉन्वोल्यूशन की इक्वेशन है। इसमें हम जब इनपुट को ई टू द ओमेगा एन या कोई साइन सिग्नल अज्यूम करते हैं, और ये मैंने ई टू द एन जो है ई टू द ओमेगा एन एक्स ऑफ एन को यहाँ पे प्लग इन किया इस वाली इक्वेशन में, और ये मेरे पास इक्वेशन थोड़ा सा मैनिपुलेट होके इस तरह से हो गई। एंड वी कैन सी के जस्ट लाइक वी studied about it few lectures ago या few weeks ago के e raised to power j omega मेरे पास एक असल में आइगन फंक्शन होता है। तो whenever I would apply e raised to power j omega n at the input of an LTI system, I would always get the same function at the output of the system multiplied by some value. That value is eigen value, ठीक है, और that value is dependent upon system's behavior. तो ये जो मेरे पास वैल्यू है जो कि मुझे आउटपुट में मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद ई टू ओमेगा एन, आई कॉल इट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फंक्शन, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एच ओमेगा से, और ये मेरे पास उसकी डेफिनेशन है। मेरे पास अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स हो सिस्टम का तो आई कैन कंप्यूट एच ओमेगा। एच ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड फेज, ठीक हो गया, जस्ट लाइक एच ऑफ जी। अच्छा, अब हम लोगों ने थोड़ा सा ये सीखना है कि अगर हमारे पास सिस्टम की इंफॉर्मेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ एच ऑफ एन, यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स या फिर डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, यहाँ हमें एच ऑफ एन गिवन हो सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स, या हमें वाई ऑफ एन के साथ सिस्टम की डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो। तो इस केस में वी नो एवरीथिंग अबाउट सिस्टम, और हमें इनपुट गिवन हो तो हम आउटपुट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपने थोड़ा सा कोशिश करनी कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, क्योंकि इसके बाद वाला जो सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ज़रा कॉन्सेप्चुअल भी है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की मदद से हम आउटपुट निकालना चाह रहे हैं, और आउटपुट हमारी जो है वो आइगन फंक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, या कोसाइन सिग्नल भी हो सकता है। ओके, तो ये मेरे पास जो पहला सिस्टम है ना, इसका एच ऑफ एन मुझे गिवन है इस तरह से। ये इस सवाल के साथ रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता चलना चाहिए इसको देख कर कि ये जो एच ऑफ एन जिस भी सिस्टम का है, ये सिस्टम एक IIR सिस्टम है, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट है और ये स्टेबल है। किस तरह से है या इसकी स्टेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? यू हैव टू वेज, ईदर ये वाला फार्मूला इसके ऊपर लगाओ, या फिर आप इसका एच ऑफ जी निकालो और फिर देखो कि इसका पोल कहाँ पे बनता है, और वहाँ से आप इसकी स्टेबिलिटी डिटरमिन कर सकते हो। मतलब ये चीज़ें कुछ हमें देखते ही बिल्कुल पता लग जानी चाहिए कि सिस्टम किस तरह का है, स्टेबल है कि नहीं, कॉजल है कि नहीं, वगैरह वगैरह। अच्छा, ओके, तो ये मेरे पास एच ऑफ एन है, और अगर मैं इसका एच ऑफ ओमेगा कंप्यूट करूँ, एच ऑफ ओमेगा का कंप्यूट करने से पहले मैं थोड़ा सा कोई शॉर्टकट बता दूं कि अगर आप एच ऑफ ओमेगा कंप्यूट करने में थोड़ी मुश्किल होती है तो आप व्हाट यू कैन डू कि एच ऑफ जी आप पहले कंप्यूट कर सकते हो, बिकॉज वो हमें करना आता है, हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। एच ऑफ जी हम कंप्यूट करेंगे इस तरह से, एंड देन सिंपली यू कैन रिप्लेस जी विद ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा, ठीक है। जी की जगह आप ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा लिख दो। यहाँ पे वही इस किताब में चूँकि यहाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो एच ऑफ ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा नहीं लिखूँगी, मैं बिकॉज आई वांट टू फॉलो बुक्स नोटेशन। तो ये मेरे पास आ गया 1/2 की जगह 0.5 ई रेज़्ड टू पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है। अगर इन केस आपको DTFT का फार्मूला लगा के एच ओमेगा कंप्यूट करना मुश्किल लगता है तो व्हाट यू कैन डू कि जो गिवन एच ऑफ एन है उसको देखिए एच ऑफ जी निकालो, और एच ऑफ जी में सिंपली पुट ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा एन इन प्लेस ऑफ जी, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, तो मेरे पास एच ओमेगा आ गया एच ऑफ एन से, और अगली जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये कि इनपुट
जो हम सिस्टम को दे रहे हैं। ये जो इनपुट है दिस इज ई रेज़्ड पावर जे पाई बाय 2 n, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा बाय 2, नहीं n आई शुड नॉट राइट, पाई बाय 2 इसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब हम आउटपुट फाइंड इस तरह से करते हैं कि हम सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसे हम एवेल्यूएट करते हैं इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इनपुट पे दी जा रही होती है। यानी कि मुझे इसको वैल्यूएट करना है ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2 के ऊपर, बस माइनस जे पाई बाय 2, मतलब ओमेगा की जगह मैंने पाई बाय 2 डाल दिया। अगेन मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि कैलकुलेटर में आप इसको प्लग इन कर सकते हो। आप न्यूमरेटर की जगह 1 लिखोगे, डिवाइडेड बाय 1, मुझे थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिखूँ 1 माइनस 0.5 एंगल माइनस पाई बाय 2। ठीक है, you should plug in this in your calculator by keeping it in complex mode and in radians mode। ठीक है, डिग्रीज में नहीं होना चाहिए, तो आपको इसका आंसर थोड़ा कम कैलकुलेशंस के साथ मिल जाएगा। अच्छा, मतलब अगर आप इसको अब कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले एक आइडेंटिटी लगा के कन्वर्ट करते हैं, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है। फिर पोलर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्जन करते हैं, तो इस सब की ज़रूरत नहीं होती। कैलकुलेटर में आप डायरेक्टली इस तरह से प्लग इन करो। अच्छा, और फिर आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा, मैं फिगर आउट कर रही हूँ गिवन आंसर को देखकर, वो आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे चूँकि मेरे पास डिग्रीज़ में लिखा हुआ है तो मैं इसको डिग्रीज़ में लिख लेती हूँ। ठीक है, इस तरह का आपको आंसर मिलेगा, यानी कि जब भी फ्रीक्वेंसी पाई बाय 2 दी जाएगी सिस्टम के इनपुट पे, तो सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो ये वाली आइगन वैल्यू जनरेट करेगा। ओके, अब आइगन फंक्शन दिए जाने की वजह से मुझे आउटपुट डायरेक्टली मिल सकती है इस तरह। दिस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल या ओनली एग्जिस्ट जब हमारे पास इनपुट एक आइगन फंक्शन हो। तो इनपुट है मेरे पास ई रेज़्ड पावर जे पाई बाय 2 n, और ये सारा कुछ एच ओमेगा है। तो मेरे पास जो कंप्लीट आउटपुट बनेगी वो बनेगी 0.8944 ई रेज़्ड टू पावर जे पाई बाय 2 n माइनस 26.6 डिग्रीज। माइनस के साथ है प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा फिर, अगर फाइनल आंसर में माइनस लिखा हुआ है तो ठीक है। अच्छा, ये है डिग्रीज में लिखा हुआ है, इसको हम रेडियन से में लिख सकते हैं। तो आप लोग ये चीज़ नोट करो कि मेरे पास ये आइगन फंक्शन था, इट अपीयर्ड एट आउटपुट with different amplitude and phase just like we studied few weeks ago, कि यहाँ पे जब आइगन फंक्शंस इनपुट पे होते हैं तो आइगन these those functions so signals appear at output। अच्छा, आगे जो मेरे पास सिस्टम है सिस्टम 2, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है। और इस एरो की वजह से तो मुझे ये पता लगा कि सिस्टम नॉन कॉजल है, एन के दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन एफ आई आर है, क्योंकि इसमें ये सिर्फ दीज 3 इम्पल्सेस एग्जिस्ट्स। एक एफ आई आर सिस्टम है और नॉन कॉजल सिस्टम है, तो ये तो कॉजल नहीं है, ठीक है, और स्टेबल बाय डिफ़ॉल्ट है। एफ आई आर सिस्टम्स आर ऑलवेज स्टेबल। तो मुझे एच ओमेगा निकालना है। एच ओमेगा भी एक तरीका ये है कि पहले मैं एच ऑफ जी निकालूँ। एच ऑफ जी इसका हमें निकालना आता है। व्हाट वी डू के 1/3 जी रेज़्ड टू पावर 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 जी इनवर्स, ठीक है, और फिर जी की जगह ये छुपा जी ओमेगा डालना है। तो ये मेरे पास ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा प्लस 1/3 प्लस 1/3 ई रेज़्ड टू पावर माइनस जे ओमेगा, ये मेरे पास एच ओमेगा आ जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से जैसे हम लोगों ने पीछे सवाल में किया, हमारे पास जो दो इनपुट्स गिवन है
x1n है मेरे पास 2e⁻j π/4n, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ π/4. आई वुड evaluate h omega at π/4. और इसका मैं आंसर देखूंगी, ठीक है। और इसका जो भी आंसर आएगा, लेट मी सी, ये मेरा हाल है 2 से कोई ज़रा सी कैलकुलेशन कर लूँ अपने पास। 2 डिवाइडेड बाय 1.6095, 1.242, अच्छा 1.242, और ओके दैट इज़ इट। इसका कोई फेज़ नहीं आ रहा मेरे पास। तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट x1n will be equal to 1.6095, ये 1.6095 जो है वो 2 को 1.242 से मल्टीप्लाई करके आया है, ठीक है। और इसी तरह से हम आउटपुट को एवेल्यूएट करेंगे। मतलब ये हमारे पास जब भी इनपुट ये होगी तो आउटपुट ये आएगी। ये सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है। जब मेरे पास दूसरे इनपुट सिग्नल के लिए मुझे आउटपुट फाइंड करनी है, व्हाट आई वुड डू कि आई वुड प्लग इन -5 π/6 ओमेगा की जगह, ठीक है। ओमेगा, ये जो दो ओमेगाज हैं यहाँ पे -5 π/6 और यहाँ पे -5 π/6, I would have an h omega computed, or that h omega will then get multiplied with 1.5 multiplied by e⁻j5/6, और ये मेरे पास आंसर आना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी वेरी मच डिफिकल्ट टू डू। बिल्कुल ये जो पहला पार्ट हमने किया है या उससे पहले सिस्टम 1 को देखा था उसी की तरह का है। अच्छा, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इनपुट्स हों तो फिर हम किस तरह से हैंडल करते हैं उनको। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये भी है कि सिस्टम 3 जो मुझे गिवन है वो डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ ऑल्दो हम लोगों ने ये चीज़ पहले देखी हुई है, बट स्टिल लेट मी री एड्रेस इट। ये मेरे पास सिस्टम फंक्शन, सॉरी, ये मेरे पास डिफरेंस इक्वेशन है। लेट मी अप्लाई जी ट्रांसफॉर्म ऑन इट। तो ये मेरे पास y ऑफ z इज इक्वल टू x ऑफ z z⁻10 x ऑफ z। ये मैंने टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगाई है। मेरे पास आउटपुट अपॉन इनपुट, x ऑफ z यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू h ऑफ z एंड दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। और अगर मैं इसको अब h ओमेगा लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट e⁻j10 ओमेगा। मतलब 10 की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले भी लिखा जा सकता है, बाद में भी लिखा जा सकता है। ये बस h ओमेगा आ गया। अब नाउ व्हाट आई नीड टू डू कि मेरे पास जो इनपुट है ना दैट इज इक्वल टू cos π/n प्लस 3 sin π/3n। हाँ जी, और ये इसका सब कुछ उसका फेज है। तो करना हम लोगों ने यूँ है कि इस इनपुट को एक एक करके अप्लाई करना है, ठीक है। पहले हमने और इसमें इसको वैल्यूएट करना है π/10 पे, ठीक है। 1 प्लस e⁻j10 π/10 एंड यू विल सी के आंसर 0 आएगा। फिर आपने जो दूसरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जो इनपुट में मौजूद है π/3, उसके ऊपर आपने इसको वैल्यूएट करना है। और आपके पास मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, बट आई कैन सी सम फेज π/10, मे बी π/3 j π/3। दिस इज माई बेस्ट गेस ओवर द आंसर जो कि मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अच्छा, ओके। अब देखो हमारे पास, हम लोगों ने किया यूँ है कि दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इनपुट में मौजूद थे। हम लोगों ने दोनों को अलग अलग, दोनों की फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ को अलग अलग प्लग इन किया और एच ओमेगा की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली। अब आउटपुट कैसे निकलेगी? जो मेरे पास आउटपुट निकलेगी वो इस तरह से कि
अब इन ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज मेरे पास आई है ना, इनको मैं इनके क्या कहना चाहिए, उन उन इनपुट के पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी जिन के ऊपर इनको वैल्यूएट किया गया है। मतलब इस बात का ये है कि जैसे cos π/10 ये इनपुट का एक पार्ट था, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा h π/10 और इनपुट का जो दूसरा पार्ट था 3 sin π/3 n प्लस π/10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा h ऑफ π/3। तो ये तो हम देखा था ना कि ये जो पार्ट है h5/10 ये तो चूंकि ज़ीरो था तो पहला वाला पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा। जो दूसरा पार्ट है उसमें फिर मेरे पास आएगा साइन, क्योंकि ये जो h5/3 है वो कंप्यूट होकर मुझे कुछ इस तरह से मिला था कि इसका मैग्नीट्यूड 1 था लेकिन उसके फेज़ में कोई वैल्यू थी। तो व्हेन इट्स का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय इनपुट का मैग्नीट्यूड तो 3 रहेगा और फेजेस जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास ये आएगा साइन π/3n प्लस π/10 प्लस π/3। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास जब भी इनपुट में एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं तो हम यूँ करते हैं कि हर कंपोनेंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना उसको इंडिविजुअली प्लग इन करते हैं एच ओमेगा में, उसका हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है और फिर हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग अलग हर पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करके ओवरऑल रिजल्ट निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं वो प्लीज़ आप लोगों ने खुद से करनी है। और ये एग्जांपल थोड़ी सी लंबी है, मैं फ़िलहाल आपको इसका जो है ना ये बता देती हूँ कि इसमें लिखा हुआ क्या है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको क्लास में भी सॉल्व कर लें, बट ट्राई आपने ज़रूर करना है। ऐसे ही आपने नहीं करना कि हम यहाँ तक नहीं पहुँचे या हम लोगों ने देखा नहीं। हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी कि अगर हमारे पास एक डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल हो तो उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं बहुत स्मॉल पार्ट्स में DTFS अप्लाई करके। ठीक है, मतलब मेरे पास अगर इनपुट का पीरियड कैपिटल N नंबर ऑफ सैम्पल्स है तो मैं इसको कैपिटल N नंबर ऑफ सैम्पल्स में डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब x नॉट n मिसाल के तौर पे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, उसका एक अपना मैग्नीट्यूड होगा C नॉट और उसकी फ्रीक्वेंसी सॉर्ट ऑफ ज़ीरो होगी क्योंकि उसमें उसका जो k वो ज़ीरो बनेगा। इस तरह से x1n की अगर मैं बात करूँ तो उसका मैग्नीट्यूड C1 होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल बी इक्वल टू 2π/n एंड सो ऑन। अच्छा, तो हम बेसिकली करते ये हैं कि अगर हमने किसी सिस्टम को टाइम एक पीरियोडिक सिग्नल इनपुट पे दिया और हमें उसकी आउटपुट डिटरमिन करनी है तो पहले तो हम उसके ऊपर DTFS अप्लाई करके ना उसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। फिर हम वो एक एक पार्ट जो है वो सिस्टम फंक्शन इवेल्युएट करते हैं उस पार्ट के लिए, जैसे हम लोगों ने पिछले सवाल में किया। एक एक पार्ट के लिए हम सिस्टम फंक्शन को वैल्यूएट करेंगे और फिर इनकी रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन से आउटपुट का पार्ट आता जाएगा और फिर इन सारे पार्ट्स को जब हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपलेस्ट पॉसिबल उसका जो है ना आउटलाइन वो सवाल की हो सकती है। और आगे इसकी एक एग्जांपल भी है, आप लोगों ने प्लीज़ इसे करके ज़रूर देखना है। अगर नहीं समझ आएगी तो फिर हम इसे क्लास में डिस्कस करेंगे। एक पीरियोडिक सिग्नल गिवन है हमें, ये उसका x ऑफ n है, हमें देख के पता चल रहा है कि n की वैल्यू से 4 है और ये हमारे पास सिस्टम फंक्शन है। अच्छा, अब हम लोगों ने आउटपुट डिटरमिन करनी है तो इसके लिए हम सबसे पहले इनपुट के ऊपर फोरियर सीरीज़ लगा के DTFS लगा के ये कोफिशिएंट्स अलग-अलग निकालेंगे। अब ये जो है ना कोफिशिएंट्स ये इसके ऊपर इसके सुपरस्क्रिप्ट में x इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने ये कोफिशिएंट्स y आउटपुट के लिए भी डिटरमिन करने हैं तो हम थोड़ा-सा इनको अलग-अलग रखना चाहते हैं। तो ये मेरे पास 4 कोफिशिएंट C0 से लेकर C3 तक इनपुट के आ गए। अब दूसरा पार्ट ये है कि हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन डिटरमिन करना है सिस्टम का, ये ट्रांसफर फंक्शन आएगा और फिर हम इसमें इसको वंस विल कन्वर्ट इट इनटू फ्रीक्वेंसी रिस्पांस z की जगह e⁻j⍵z डालकर हम क्या करेंगे कि ओमेगा की जो ये जो 4 वैल्यूज़ है ना, ये यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू मसलन 0 है, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 2π/4 है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2π/4 इंटू 2 है। C3 के लिए ओमेगा की वैल्यू 2π/4 इंटू 3 है। ये वैल्यूज़ हम इसमें प्लग इन करते जाएंगे। ये मेरे पास जो सिस्टम फंक्शन है इसके ओमेगा में ये 4 वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे, 0, 2π/4 पाई और फिर 6π/4 और फिर हमें
एच ऑफ जी सॉरी एच ऑफ ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कंप्यूट होकर मिलता जाएगा। और फिर हम लोगों ने रिस्पेक्टिवली उसके बाद क्या करना है कि आउटपुट कोफिशिएंट्स डिटरमिन कर रहे हैं। आउटपुट कोफिशिएंट्स के लिए हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए फ़िलहाल ऐसे किया है कि जो इनपुट के कोफिशिएंट्स हैं ना, जैसे सी नॉट्स, C1, C2, C3, उसको ये जो हमारे पास आए हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फंक्शंस कंप्यूट होके जो हमें मिला है, उसके मैग्नीट्यूड फ़िलहाल दोनों के मैग्नीट्यूड्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है और ये फाइनली हमने वाई को असेंबल करके लिखा है। अच्छा, अब ये जो वाई ऑफ एन है ना, इसको असेंबल करके कैसे लिखा है कि ये सी नॉट है इसका, ये C1 मल्टीप्लाई बाय इसका मैग्नीट्यूड, ये C2 मल्टीप्लाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अगर आप नोट करो तो इनके जो फेजेस हैं नाउ दे आर डिफरेंट, क्योंकि ये फेजेस हमें यहाँ से मिले हैं, जो फेजेस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ने इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो यू मस्ट नो कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक्स ऑफ एन अगर ये हो और आपको उसे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो, आप कैसे कर सकते हो? यू कैन डू दैट आफ्टर डिटर्मिनिंग ये वाले कोफिशिएंट GTFS कोफिशिएंट्स, बिकॉज हर एवरी कोफिशिएंट हैज़ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। फिर आपको पता होना चाहिए कि एच ऑफ जी कैसे निकलना है, आउटपुट कोफिशिएंट्स कैसे निकलने हैं और फिर आउटपुट असेंबल होके कैसे लिखी जानी है। अच्छा, ये सवाल आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और फिर जहाँ पर आप फँसोगे तो प्लीज़ लेट मी नो, हम फिर उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 6 ख़त्म होता है। इंशाल्लाह 7th लेक्चर होपफुली फेस टू फेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।